नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। मणिपुर में एन बीरेन सिंह का शपथ ग्रहण आज दोपहर 1 बजे इम्फाल में होगा समारोह। बीजेपी की अगुवाई वाली पहली सरकार में शामिल होंगी एनपीएफ और एनपीपी। गुजरात में 1828 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तैयारी। 8 अप्रैल को होगा मतदान। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के लिए 22 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस नेताओं ने की संगठन में बदलाव की मांग। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जताई सहमति। जनता की उम्मीदों पर ध्यान देने की कही बात। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये की उपराष्ट्रपति ने की कड़ी निंदा। कहा, आतंकवाद का विदेश नीति के रूप में करता है इस्तेमाल। विश्व समुदाय से अलग थलग करने की अपील। भारत समेत यूरोप, अमेरिका में मार्च में बदला मौसम। दिल्ली में पिछले 10 साल में 14 मार्च रहा महीने का सबसे ठंडा दिन। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्नो इमरजेंसी का ऐलान। मणिपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्यौता दिया। कांग्रेस ने पूरे वाकये को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बीजेपी के साथ राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि राज्यपाल का कहना है कि स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के हित में उन्होंने ये फैसला लिया है। मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई में पहली सरकार बनने जा रही है। राजधानी इम्फाल में बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्यौता दिया। अपने फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर राज्यपाल प्रदेश में स्थायित्व बनाए रखना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। The ruling of the Supreme Court also says the responsibility of the governor is to see who has got majority, who will be working for the interest of the state and have the stability. मणिपुर में नगा पीपुल्स फ्रंट ने बीजेपी को समर्थन देने की पुष्टि कर दी, तो एनपीपी ने भी समर्थन से जुड़ी चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी है। Everything, all the documents, all the letters of support, all clarification has been given to Her Excellency the Governor. कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी जोड़ तोड़ में जुटी है। मणिपुर प्रभारी कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने कहा कि राज्य में संवैधानिक परंपरा का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बीजेपी has not elected any leader when they went to governor house and they claim that we have the majority, and unfortunately governor said that I am satisfied they have 32 MLAs. It is not the function of the governor, it is the function of the house. They decided that who is having majority or not. This is the constitutionally well prescribed पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। मणिपुर की जनता ने हमको जनादेश दिया है। इबोबी सिंह और कांग्रेस के मुंह से धनबल और आतंक का उपयोग हो रहा है, ये कहना बड़ा हास्यास्पद है। तो मैं इन बातों को मानता नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस नेता इबोबी सिंह ने सोमवार को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के खाते में 21 सीटें हैं। नगा पीपुल्स फ्रंट और नेशनल पीपुल्स पार्टी के पास 4-4 विधायक हैं, जबकि एलजेपी, टीएमसी और निर्दलीय के खाते में भी 1-1 सीट है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मनोहर पर्रिकर ने एक बार फिर गोवा की कमान संभाल ली। कल पणजी में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी के 2 और मंत्री बने हैं। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायक और 2 निर्दलीयों को मंत्री बनाया गया है। पर्रिकर चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। फिलहाल वो विधानसभा के सदस्य नहीं है और उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा। पर्रिकर ने 16 मार्च को बहुमत साबित करने का भरोसा जताया।
इस बीच उन्होंने एक और निर्दलीय विधायक के भी समर्थन का दावा किया है। Election Commission, according to my information, has issued a notification, and day after tomorrow, first oath has to be given. After oath is given, as per the direction of Supreme Court, we will prove the majority first. इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने विधानसभा में 16 मार्च को बहुमत परीक्षण का निर्देश दिया। कोर्ट ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को न्योता देने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि उसने सरकार गठन के लिए पहले दावा पेश क्यों नहीं किया। गोवा में सरकार गठन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन 16 मार्च को विधानसभा में बहुमत परीक्षण करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने पर्रिकर को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। 16 तारीख 11 बजे को हाउस बुलाई जाएगी। गवर्नर से रिक्वेस्ट किया गया है कि 11 बजे तक आए और उसी दिन फ्लोर टेस्ट दिन के दौरान समापन उसका हो। कांग्रेस की याचिका पर कोर्ट का फैसला आया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस से कई सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस समर्थक विधायकों के हलफनामे पेश करने में नाकाम क्यों रही। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसने सरकार बनाने का दावा पहले पेश क्यों नहीं किया। शीर्ष अदालत ने शपथ ग्रहण से पहले बहुमत परीक्षण की याचिका भी खारिज कर दी। जिस प्रकार से राज्यपाल ने एक लंबा समय काल दिया था बनाने का बहुमत, वो गलत था और उच्चतम न्यायालय ने इसमें इंटरफेयर किया है। जहां तक स्वेरिंग इन की सवाल है, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री 1.5-2 दिन तक बनना चाहता है, रहना चाहता है, तो वो बने। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आए थे। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस 17 विधायकों के साथ पहले नंबर पे है। बीजेपी ने 13 सीटें जीती हैं, जबकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3-3 सीटें मिली हैं। वहीं एनसीपी ने 1 और निर्दलीय ने 3 सीटें जीती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलना असंवैधानिक है। रविंद्र शोराण, राज्यसभा टीवी। गोवा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर धन बल के इस्तेमाल से सरकार बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। कल लोकसभा से भी पार्टी ने वॉकआउट किया। उधर बीजेपी ने सदन में बहुमत हासिल कर लेने का भरोसा जताया है। कांग्रेस के सभी 17 विधायकों ने मंगलवार को राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि चुनाव के बाद बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और उसे सरकार बनाने का न्योता देना जनादेश की अवमानना है। गवर्नर को बोलाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस देके, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण, और नतीजे जनता के नतीजे वो बीजेपी के खिलाफ है। आप 4-5 लोगों को लेके, इंडिपेंडेंट लोगों को लेके अपनी अलायंस नहीं कह सकते हैं। दिस इज पोस्ट पोल अलायंस। आपको याद होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भी यही किया था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जब वो राष्ट्रपति थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया गया था। तो माननीय महामहिम को ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। गोवा का मामला लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जो संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। स्पीकर ने कांग्रेस को प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस के साथ एनसीपी और आरजेडी के सदस्यों ने वॉकआउट किया। It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. That's the question. It's not how soon you went. It's with how much money they went. इस बीच बीजेपी ने गोवा के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में बीजेपी ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में राज्यपाल 17 विधायकों वाली कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता कैसे दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों ने तो न अपना नेता चुना और न ही अपना कोई दावा पेश किया। जिसका दावा नहीं है, नेता नहीं है और सामने नेता भी है और एक बहुमत का दावा है,
और बहुमत स्थापित हुआ पत्रों के माध्यम से और पर्सनल अपीयरेंस के माध्यम से। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस से पहले बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया था। कांग्रेस का आरोप है कि 12 मार्च को पार्टी ने राज्यपाल से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन छुट्टी की बात कहकर उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कल राज्य में कैबिनेट की रूपरेखा पर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सभी से बातचीत के बाद ही कैबिनेट में शामिल लोगों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने पंजाब में ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ के आम आदमी पार्टी के आरोपों का भी खंडन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट की रूपरेखा पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक के एजेंडे पर अमरिंदर सिंह ने कोई जानकारी नहीं दी। बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू की राज्य सरकार में भूमिका को लेकर भी अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। Today was a courtesy call. अब हम इस पे सोचेंगे, my general secretary, myself, फिर हम लिस्ट बना के, then we will come whether it's for half a day, 1 day or 1 hour and see our leadership and get it. कांग्रेस पार्टी ने 2 साल से 1.5 साल से बहुत जबरदस्त काम किया, from the top to the bottom, from the leadership right down to the junior most NSUI boy. सबने अपना काम किया। अमरिंदर सिंह ने पंजाब में ईवीएम में गड़बड़ी के आम आदमी पार्टी के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार से बौखलाकर ये आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी वाज नो थ्रेट। आम आदमी पार्टी यूज्ड द सोशल मीडिया वेरी इफेक्टिवली एंड एक हाइप बना लिया था, वो हाइप टूट गया। तो हारता है कोई तो बहाना बनाता ही है। इससे पहले रविवार को अमरिंदर सिंह को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अमरिंदर दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो 2002 से 2007 तक भी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। शनिवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इसके साथ ही पंजाब में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता वापसी का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में उठ रही बदलाव की मांग पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सहमति जताई है। उन्होंने खुद ही कहा कि पार्टी में सांगठनिक बदलाव की जरूरत है। एम वीरप्पा मोइली, केवी थॉमस और सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में ऐसे बदलाव की जरूरत पर जोर दिया जिससे कांग्रेस में नई जान फूंकी जा सके। बदलाव की बात पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी इस वक्त विपक्ष में है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने माना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बुरे नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया तो गोवा और मणिपुर में जनमत को चुराने के लिए धनबल का इस्तेमाल हुआ है। It's true that we lost the election in Uttar Pradesh and Uttarakhand. If you look at our Uttarakhand election, you look at Punjab, who is running these elections? It's the regional leaders who are running the elections. They are the people who fight the election, and they've been successful in Punjab. They've been successful in Goa. They've been successful in Manipur. But as far as the Congress party is concerned, we do need to make structural and organizational changes. That's a fact. दिल्ली नगर निगम का चुनाव 22 अप्रैल को होगा। राज्य चुनाव आयोग ने कल इसका ऐलान किया। मतगणना 25 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की अधिसूचना 27 मार्च को जारी होगी। 30 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, उत्तर दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम। तीनों एमसीडी में मिलाकर 272 सीटें हैं। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी पुराने चेहरों की जगह युवा उम्मीदवारों को तरजीह देगी। बीजेपी 15 साल से एमसीडी की सत्ता में है। तीनों नगर निगमों में कुल 272 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के 153 पार्षद हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि कई और दलों ने इसकी मांग की है।
बीजेपी ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। हालांकि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने साफ किया है कि ईवीएम के जरिए ही वोट डाले जाएंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाए। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव बैलेट से कराया जाए, इसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की है, सीपीआई ने की है, सीपीएम ने की है, आरजेडी ने की है, जेडीयू ने की है, एनसीपी ने की है, आम आदमी पार्टी ने की है। तो आज इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्य सचिव को कहा है कि इसका एक प्रस्ताव बनाकर आगे भेजा जाए और दिल्ली के चुनाव नगर निगम के बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम के ऊपर चूंकि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे का इलेक्शन, हमारा खास तौर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हमारे बैलेट पेपर्स पे होने चाहिए, ताकि किसी को भी इस लोकतंत्र की प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह किसी के या शक किसी के दिमाग में ना हो। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र पे भरोसा करें, और अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट पे भरोसा है, तो जिस ईवीएम के तहत आप 67 सीट पाए हैं, कल घोषणा करिए और हम उस पर चुनाव लड़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजों के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं गुजरात में 1828 ग्राम पंचायतों के लिए 8 अप्रैल को चुनाव होगा और इसके नतीजे 11 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया कि चुनाव से जुड़ी अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 मार्च तय की गई है। मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 10 अप्रैल को पुनर्मतदान कराया जाएगा। गुजरात में 1828 सरपंच और 16,000 से ज्यादा पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों श्रीनगर और अनंतनाग पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पीडीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे मुफ्ती तसद्दुक हुसैन को अनंतनाग सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर पीडीपी में आए नजीर अहमद खान को श्रीनगर से मैदान में उतारा है। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि अनंतनाग में 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दोनों सीटों के नतीजों का ऐलान 15 अप्रैल को होगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रजापति पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद से प्रजापति फरार थे। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 टीमों को लगाया था। मंगलवार को लखनऊ में प्रजापति के बेटे अनुराग और अनिल को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा 3 नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। खबर है कि करीब 2 से 3 आतंकी कुपवाड़ा के कलारूस इलाके में छुपे हुए हैं। सीआरपीएफ ने इलाके को घेर लिया है। आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले होली के मौके पर भी आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। आतंकवादियों ने पुलवामा में ही सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। अरुण जेटली ने कहा कि वो पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की नीतियों को आगे भी जारी रखेंगे। गोवा का मुख्यमंत्री बनने से पहले मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अरुण जेटली साल 2014 में भी रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर ठगी की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मंत्रालय को खबर मिली है कि कुछ लोग योजना के नाम पर अवैध फॉर्म बांट रहे हैं। इसमें नकद राशि दिलाने का वादा किया जा रहा है। मंत्रालय ने साफ किया कि योजना के तहत नकद राशि देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में सामने आए हैं। मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और निजी जानकारियां साझा ना करें।
आतंकवाद के मसले पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पाकिस्तान के दोहरे रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क आतंकी संगठनों को पनाह दिए हुए है, जो साबित हो चुका है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग किया जाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना उन आतंकियों से जूझ रही है जो उनकी बात नहीं मानते, जबकि भारत में दहशत फैलाने वाले आतंकियों को पाकिस्तानी सेना अच्छा मानती है। Pakistan's use of extremist groups as an instrument of foreign policy is well documented, with the US State Department's country report on terrorism for the year 2015 stating that the United Nations designated terrorist organizations continue, and I quote, to operate within Pakistan, employing economic resources under their control and fundraising openly, unquote. इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आयोजित तीसरे आतंकवाद निरोधक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी समूहों का इस्तेमाल विदेश नीति के तौर पर करता है और ये बात भली भांति प्रमाणिक है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी संगठनों द्वारा धर्म और समाज सेवा के नाम पर पैसा जुटाने पर लगाम लगाई जानी चाहिए। The availability of financial resource is critical to the success of these extremist groups. A misplaced sense of charity or religious duty on the part of citizens contributes to it. Linked to it is the misuse of institutions intended to impart faith-based education. अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को अलग थलग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का इस्तेमाल नीति के तौर पर करने से रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी है। आतंकी संगठन आईएस का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसका शिकार होने का दावा करने वाले देश ही इसे ताकतवर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान विवादित गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को अपना 5वां प्रांत घोषित करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के अंतर प्रांतीय सहयोग मंत्री रियाज हुसैन पीरजादा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि विदेश मामलों के सलाहकार सत्ताज अजीज की अध्यक्षता वाली एक समिति ने यह सिफारिश की है जिस पर अमल किया जा सकता है। रियाज हुसैन इस मामले के मुताबिक इस मामले को लेकर संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक गलियारे का रास्ता निकलता है। इस कदम से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान में फिलहाल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांत हैं। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ओर से मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर बलूच कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बलूच कार्यकर्ताओं ने कल भी इस मामले को लेकर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 7 से 10 अप्रैल के बीच भारत का दौरा करेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे समेत कई अहम मुद्दों पर बात होगी। 7 साल के बाद शेख हसीना का यह पहला आधिकारिक भारत दौरा होगा। 8 अप्रैल को शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो कुछ कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी। शेख हसीना इससे पहले 2010 में भारत दौरे पर आई थी। 2015 में बांग्लादेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया था। शेख हसीना को पिछले साल दिसंबर में भारत आना था, लेकिन नोटबंदी के चलते इसे टाल दिया गया था। भारत और इंडोनेशिया ने साइबर सुरक्षा और सूचनाएं साझा करने के लिए सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल ने कल उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों से जुड़े कई आपसी मुद्दों पर भी बात हुई है। बात मौसम की। उत्तर भारत में ठंड फिर लौट आई है। कल का दिन पिछले 10 साल में मार्च का सबसे ठंडा दिन रहा। राजधानी में कल न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री रहा। वहीं जम्मू कश्मीर में भूस्खलन के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार 7 दिनों से बंद यातायात कल शाम अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया। साथ ही रामबन जिले के रामसू और मेहर में कई जगहों पर टूटी चट्टानों और पत्थरों को हटा दिया गया है। यातायात पर असर पड़ने से जगह जगह फंसे यात्रियों के लिए प्रशासन मदद में जुटा है।
वहीं अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्से में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त है। न्यूयॉर्क में चारों तरफ बर्फ की चादर सी बिछ गई है। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपने घरों में रहने के लिए कहा है। वॉशिंगटन से लेकर बॉस्टन तक बर्फीले तूफान की वजह से रफ्तार थम गई है। तूफान के चलते 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में सड़कों पर 12 से 18 इंच तक बर्फ बिछी हुई है। पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, रोडे आइसलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, मैन और वर्मोंट में चेतावनी जारी की गई है। लोगों को बिजली आपूर्ति समेत कई परेशानियों से दो चार होना पड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल राज्यसभा के पूर्व सदस्य और अकादमी विशेषज्ञ भालचंद्र मुंगेकर की डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी किताब द एसेंशियल अंबेडकर का विमोचन किया। इस मौके पर मनमोहन सिंह ने कहा कि बाबा साहब संविधान निर्माता के साथ बड़े अर्थशास्त्री थे और आज भी विद्यमान समस्याओं के बारे में उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, एनसीपी नेता शरद पवार और सीताराम येचुरी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों का जिक्र किया। सीताराम येचुरी ने कहा कि बाबा साहब का मानना था कि विकास में समाज के हर तबके को शामिल किए बिना वास्तविक भारत नहीं बन सकता। Was truly unprecedented. आज मशहूर गीतकार वर्मा मलिक की पुण्यतिथि है। वर्मा मलिक का जन्म फिरोजपुर में हुआ था। उन्होंने देशभक्ति के गीत लिखकर और गाकर आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। बाद में उन्हें भजन गायक के नाम से पहचाना गया। फिल्म यादगार में उनका लिखा गीत काफी लोकप्रिय हुआ। पहचान फिल्म में लिखे उनके गाने को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला। वर्मा मलिक ने कई पंजाबी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सोमी अली के साथ जोड़ी बनाकर काम भी किया। उनका लिखा गाना मेरे यार की शादी आज भी लोगों की जुबान पर बरकरार है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सरम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। तारा बोले सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल दे ये सबके पोल तो फिर उसके बाद बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। और अब आखिर में हेडलाइंस। मणिपुर में एन बीरेन सिंह का शपथ ग्रहण आज दोपहर 1 बजे इम्फाल में होगा समारोह। बीजेपी की अगुवाई वाली पहली सरकार में शामिल होंगी एनपीएफ और एनपीपी। गुजरात में 1828 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तैयारी। 8 अप्रैल को होगा मतदान। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के लिए 22 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस नेताओं ने की संगठन में बदलाव की मांग। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जताई सहमति। जनता की उम्मीदों पर ध्यान देने की कही बात। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये की उपराष्ट्रपति ने की कड़ी निंदा। कहा पाकिस्तान विदेश नीति के रूप में करता है आतंकवाद का इस्तेमाल। विश्व समुदाय से अलग थलग करने की अपील। भारत समेत यूरोप, अमेरिका में मार्च में बदला मौसम। दिल्ली में पिछले 10 साल में 14 मार्च रहा महीने का सबसे ठंडा दिन। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्नो इमरजेंसी का ऐलान। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।